सुप्रभात दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटी में। इससे जो पिछली क्लास थी उसमें हम मुख्य समितियों के बारे में देख रहे थे। मुख्य समितियों में कौन-कौन उनके अध्यक्ष थे, किस-किसने क्या-क्या कार्य किए। तो उसमें सबसे पहले मैंने आपको नियम समिति पढ़ाई थी, संचालन समिति और रियासत समिति, जो तीनों का अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वही नियम समिति, संचालन समिति और रियासत समिति के अध्यक्ष थे। देशीय रियासतों की वार्ता के लिए जो देशी जितनी भी रियासत हुआ करती थी भारत में, उनकी वार्ता, उनसे बातचीत करने की रियासत समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। जबकि मैंने बताया था रियासती विभाग जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में बना था। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन प्रांतियों के, इन समितियों के सभी के आपको नाम और इनके अध्यक्षों के नाम बहुत ही जरूरी याद रखना है, कई बार पूछ लेता है। सुमेलित करवाने के क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संघीय संविधान समिति है जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, सलाहकार समिति वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार एवं उप समिति जो JB कृपलानी थी, और अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष रहे हैं। सलाहकार समिति की दोनों ही उप समितियां थी, मूल अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति। झंडा समिति JB कृपलानी, प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर जी थे, और उच्चतम न्यायपालिका तटस्थ समिति S वरदाचार्य। संविधान सभा में भारत आजाद होने के बाद कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे, ये भी आपको मैं बता चुका था। जब पहली बैठक 31 अक्टूबर को हुई थी तो 31 अक्टूबर 1947 को 299 सदस्य रह गए थे, ये मैं आपको बता चुका था, जिसमें संविधान सभा में 287 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। 26 नवंबर 1949 को, बहुत ही अच्छा फैक्ट है, ये संविधान बनकर तैयार हुआ। सभी शब्द इसके याद आपको होने चाहिए। संविधान बनकर तैयार हुआ, अंगीकृत हुआ, आत्मर्पित हुआ, नियमित हुआ, राष्ट्र को समर्पित हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति मनोनीत कर दिया गया। जबकि भारत का राष्ट्रपति वैसे निर्वाचित होता है, जो ये निर्वाचन होकर के 1952 में आए और 1957 में 2 बार राष्ट्रपति बने। इसी के साथ संविधान सभा में देश की अंतिम संसद बन गई, और जब ये अंतिम संसद के रूप में कार्य करती थी तो बैठकों की अध्यक्षता GV मावलंकर करते थे, ये आपको मैं बता चुका हूँ। और अंतिम जो पहला जो संविधान संशोधन हुआ था वो अंतिम संसद के रूप में 1951 में हुआ था, और अनुच्छेद 19 में जो भारत की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, मूल अधिकार में जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उसमें कुछ परिवर्तन किया गया। भूमि सुधार को जोड़ा गया अनुसूची 9 में, जो एकदम क्लियर लिखा हुआ है। वो कुछ फैक्ट मैंने आपको बताए थे कि संविधान में कुल 2 वर्ष 11 माह 15 दिन लगे, 11 बैठकें हुई, 60 देशों का अवलोकन किया संविधान के लिए बनाने के लिए। प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ था और 64 लाख रुपए इसमें खर्च हुए थे। और 1935 के एक एक्ट से सबसे ज़्यादा प्रभावित है, और जबकि एक देश के रूप में ब्रिटेन से सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारा संविधान है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया, मैं बता चुका हूँ विस्तार से इसको। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रज्ञान हमने अपनाया था। 26 नवंबर 1949 को 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां बनकर तैयार हो गई थी। अंबेडकर जो 2 जगह से चुन के आए थे, कई बार पूछ लिया जाता है, बंगाल महाराष्ट्र से अंबेडकर निम्नलिखित में किन किन जगह से चुनकर आए थे, किस किन जगह से MP चुनकर आए थे, तो बंगाल और महाराष्ट्र से। संविधान सभा के प्रथम वक्ता राधाकृष्णन थे। हैदराबाद के संविधान सभा के प्रतिनिधित्व तो नहीं किया था सभा। संविधान सभा में राजस्थान से जो सदस्य थे वो 12 सदस्य थे कुल। और संविधान में कहाँ से क्या लिया गया है ये मैं आपको विस्तार से बता चुका हूँ, जबकि आपको एक बार पता होना चाहिए कि ब्रिटेन से हमने क्या लिया है। विधि के समक्ष समानता है, संसदीय शासन है, प्रधानमंत्री का पद है, विधि का शासन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण है, एक संविधान है, एक गहरी नागरिकता है, स्पीकर का पद। ये मैं एक एक डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। USA संयुक्त राज्य अमेरिका से हम उपराष्ट्रपति का पद ले चुके हैं, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग ले सकते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन लिया, मूल अधिकार लिया, विधि का समान संरक्षण लिया, विधि की उचित प्रक्रिया दी, और वित्तीय आपातकाल। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अनुच्छेदों का प्रावधान। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं निर्वाचक पत्ती।
आयरलैंड से लिया हमने। ये नीति निर्देशक तत्व बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। कनाडा से कठोर संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट विषय हम केंद्र के पास रहेंगे, ये भी कनाडा से लेते हैं। और राज्यपाल का पद भी हमने कनाडा से लिया। ऑस्ट्रेलिया से संपत्ति सूची हमने ली, प्रस्तावना की भाषा हमने ली और वित्त आयोग का विचार किया। अब हम आगे की जो कक्षाएं हैं उसके लिए विचार करते हैं। और आज की कक्षा में हम भारतीय संविधान की रूपरेखा देखेंगे। भारतीय संविधान की रूपरेखा से इस रथ यात्रा को हम और आगे बढ़ाएंगे। भारतीय संविधान की रूपरेखा क्या थी, किस प्रकार से संसद तैयार हो गया था, किस किस प्रकार से किस किस अनुच्छेद में क्या क्या लिखा हुआ है, उसको हम एक तरह से आज विस्तार से देखेंगे। संविधान नियमों का समूह है। पहली क्लास में आपको बता चुका हूं, पहली कक्षा में काफी विस्तार से मैंने इसको बताया। संविधान नियमों का समूह है जिसके माध्यम से सरकार जनता पर शासन करती है। संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची हैं। ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि अनुच्छेद कितने हैं, 395, भाग 22 और 12 अनुसूची, इनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करें। मैं आपको एक क्लास में भाग के बारे में बताऊंगा, कुछ अनुच्छेदों के बारे में बता दूंगा, उसके बाद अनुसूचियां बताऊंगा, फिर अनुच्छेद 1 से अपन प्रारंभ करेंगे इस रथ यात्रा को। तो जो व्यक्ति अनुसूची और भाग और अनुच्छेदों के बारे में देख लेगा वही लगभग 70 से 75% क्वेश्चनों का हल कर सकता है। उसके बाद में विस्तार से अपन एक एक कक्षा को, एक एक क्लास को पढ़ेंगे। नागरिकता को अलग पढ़ेंगे, संघराज्य क्षेत्र क्या होता है, नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम संघ सरकार किसमें है, राज्य सरकार कैसे कार्य करती है, स्थानीय सरकार कैसे कार्य करती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। भाग प्रथम जो है उसमें यह लिखा हुआ है, संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। संघ राज्य क्षेत्र का अर्थ क्या है, भाग प्रथम में ये लिखा हुआ है कि हमारा जो राष्ट्र बना है वो मिलकर किस किस से बना हुआ है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, उसके बारे में संघ व राज्य क्षेत्र में लिखा हुआ है। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उसके अंडर में जो जो व्यक्ति आ रहे हैं, जो जो स्थान क्षेत्र आ रहे हैं, वो भाग 1 में आते हैं। स्थानीय सरकारें हों और कोई आयोग हो, सरकारी आयोग हो, वो सभी संघ राज्य क्षेत्र में आएगा। संघ राज्य क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 1 से और 4 तक काफी विस्तार से इसमें लिखा हुआ है, जो हम आगामी क्लास में विस्तार से इसको पढ़ेंगे। नागरिकता भाग 2 में है। आपको याद होना चाहिए, कई बार सीधा पूछ लिया जाता है कि नागरिकता भारतीय संविधान में कौन से भाग में लिखी हुई है। तो नागरिकता के बारे में भाग 2 में लिखा हुआ है, और भाग 2 में अनुच्छेद 5 से और 11 तक नागरिकता के बारे में काफी विस्तार से लिखा हुआ है। नागरिकता को मैं काफी खोल के पढ़ाऊंगा जब आपको संविधान की पहली कक्षा के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार जो काफी महत्वपूर्ण, मैं कहूँगा संविधान का एक मूल जो तत्व है, ये मौलिक अधिकार होता है। मौलिक अधिकार जिस व्यक्ति को अच्छे से समझ में आते हैं संविधान में, वो ये समझो 35% से 40% संविधान पर अपनी पकड़ रखता है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व 50% संविधान का हिस्सा बनते हैं। वो क्वेश्चन काफी पुटअप होते हैं, छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 12 से 35 में इसका विस्तार से वर्णन है। मैं एक एक अनुच्छेद को आपको मौलिक अधिकार का 12 से 35 तक विस्तार से पढ़ाऊंगा। नीति निर्देशक तत्व अपन आगामी क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं वो आज मैं विस्तार से चर्चा कर देता हूं। कुछ अनुच्छेदों के बारे में आपको इसमें बता दूंगा। नीति निर्देशक तत्व जो एक राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए काफी अति आवश्यक हो जाती है। हर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अलग अलग चीजें जुड़ी हुई हैं। राज्य सरकार उसमें अपने लोगों को छूट देती है या सहयोग करती है।
जो अनुच्छेद 36 से 51 तक विस्तार से लिखा हुआ है। भाग की बात जब की जाएगी नीति निर्देशक तत्वों में तो भाग 4 आएगा, जबकि भाग 3 में मूल अधिकार जो हमने कहाँ से लिए थे, ये हमने लिए थे ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, सॉरी ऑस्ट्रेलिया से नहीं, मौलिक अधिकार हमने लिए हैं यूएस से, अमेरिका से, और नीति निर्देशक तत्व हमने लिए कहाँ से, आयरलैंड से। उसके बाद में केंद्र सरकार के बारे में काफी विस्तार से आपको पढ़ना पड़ेगा। केंद्र सरकार भाग 5 में है और केंद्र सरकार अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक विस्तार से लिखा हुआ है। लेके राष्ट्रपति से बात करूं, और राष्ट्रपति से लेकर और कैग तक जो है हमारा केंद्र सरकार का विस्तार से वर्णन मिलेगा। फिर भाग 6 की बात करूं, 6 में राज्य सरकार के बारे में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 100 से 237 तक लिखा हुआ है। लेकर के हमारा मैं बात करूं राज्यपाल से, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री, इनका विस्तार से लेकर के 237 तक, हाई कोर्ट तक का विस्तार इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद 243 में आपको पढ़ाएंगे स्थानीय सरकार आ जाती है। फिर भाग 7 है, भाग 7 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में लिखा हुआ है। भाषाई आधार पर जो पुनर्गठन किया गया था, भाषाई आधार पर जो कहा गया कि राज्य को हमें भाषाई आधार पर मान्यता दी जाए, तो अनुच्छेद 238 में इसका विस्तार है। जबकि भाषाई आधार पर जो राज्य बने थे उसका संशोधन करके, 7वां संशोधन करके एक अधिनियम बना दिया 1956 द्वारा, हटा दिया गया। इसे हवा नहीं कि हटा कर दें, इसको हटा दिया गया, गलती से छप गया, हटा दिया गया था, ठीक है। तो भाषाई आधार पर जो भी राज्य की घोषणा की गई थी उसको 7वां संशोधन अधिनियम बनाया 1956। 7वां संशोधन अधिनियम संसद में जैसे ही हुआ 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उसको खत्म कर दिया। तो भाग 7 में लिखा हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश से, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जो हमारी सेंटर की सरकार है केंद्र शासित प्रदेश, उसके बारे में 339 से और 342 तक लिखा है। केंद्र शासित प्रदेश में क्या क्या होंगे, दिल्ली, पांडिचेरी, गोवा, मिजोरम, इनके बारे में लिखा हुआ है। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में लिखा हुआ है। स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकारों के बारे में आपको सबको पता होगा। ग्राम पंचायत में जो स्थानीय सरकार, ग्राम पंचायतों में जो भी पंच, सरपंच के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है, उसमें स्थानीय सरकार में भाग 9 को स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 243 में लिखा हुआ। भाग 10 में जनजातीय प्रशासन के बारे में लिखा है। जनजातीय प्रशासन किस प्रकार से कार्य करेगा, जनजातियों को किस किस प्रकार से क्या क्या लाभ मिलेंगे, उसके बारे में भाग 10 में लिखा हुआ। केंद्र और राज्य में विधायी और प्रशासनिक संबंध, भाग 11 में लिखा हुआ है। 245 से 263 तक इससे विस्तार है। केंद्र और राज्य में विधायी और प्रशासनिक संबंध क्या क्या होंगे, किस किस प्रकार से वो अपने कार्य को निपटारा करेंगे, किस किस प्रकार से मदद करेंगे, किस किस प्रकार से एक दूसरे के कार्य में सहयोग बटाएंगे, उसके बारे में अनुच्छेद 245 से 263 तक केंद्र और राज्य में विधायी और प्रशासनिक संबंध के बारे में लिखा हुआ है। तो भाग पूछे तो भाग 11 में विस्तार से लिखा हुआ है। भाग 11 के बाद बात कर लेते हैं भाग 12 में, केंद्र व राज्य वित्तीय संबंध, अनुच्छेद 263 से 300 ए तक। केंद्र और राज्य में वित्तीय संबंध, केंद्र और राज्य में वित्त का संबंध का मतलब ये हुआ कि केंद्र राज्य को कितना कितना वित्त किस किस प्रकार से कब कब देगा, उसके बारे में 263 से 300 ए तक लिखा हुआ है। संपत्ति का अधिकार हमारे मूल अधिकार भी था, उसको हटा करके 300 ए में वर्तमान में जोड़ रखा है। ये अनुच्छेद 12 में लिखा हुआ है, भाग 12 और अनुच्छेद 263 से 301। भाग 13 की बात करें तो केंद्र और राज्य में व्यापारी और वाणिज्य, वाणिज्य का मतलब समझ गए, वाणिज्य का मतलब होता है जो हम दूसरे देश से व्यापार करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करते हैं। वाणिज्य का और व्यापार का जो अनुच्छेद 301 से 307 के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है भाग 13 में। भाग 14 जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, हर परीक्षा के लिए सिविल सेवा, यूपीएससी कहें या फिर आरपीएससी कहें, इसके बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 308 से 323 तक इसमें विस्तार से भाग 14 में जो भी आरपीएससी या फिर यूपीएससी जो भी एग्जाम्स करवाती है, जो भी उनके कार्य हैं उनके बारे में, कैसे कैसे उनका गठन होगा, सदस्यों को कैसे हटाया जा सकता है, किस प्रकार से उनको अयोग्य घोषित किया जा सकता है, उनको 308 से 323 तक जो अपन आगे विस्तार से पढ़ेंगे भाग 14 में।
भाग 15 में चुनाव और निर्वाचन आयोग है। चुनाव और निर्वाचन आयोग के बारे में अनुच्छेद 324 से 329 में विस्तार से लिखा हुआ है। 324 से 329 में क्या है? चुनाव के बारे में लिखा हुआ है, निर्वाचन आयोग के बारे में लिखा हुआ भाग 15 में। भाग 16 में संसद और विधानसभा में एससी या फिर पिछड़े वर्ग को आरक्षण के बारे में लिखा हुआ है। 330 से और 342 तक के बारे में लिखा हुआ भाग 16 में। एससी एसटी करें भाई, इसको ये गलती से लिखा गया, इसको एससी एसटी या फिर पिछड़े वर्गों का आरक्षण 330 से 342 है। अच्छा, 330 से 342 में काफी सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 330 से 342 को आपको विस्तार से एक एक अनुच्छेद के बारे में पता होना चाहिए। अनुच्छेद 330 में स्पष्ट लिखा गया है कि लोकसभा में एससी एसटी का आरक्षण, एससी एसटी करें में इसको, एससी एसटी का आरक्षण 330 में लिखा गया है, लोकसभा में एससी और एसटी को आरक्षण मिलेगा। 330 में जो आरक्षण दिया गया है, एससी को हम अनुसूचित जाति कहते हैं और एसटी को हम अनुसूचित जनजाति कहते हैं। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जो लोकसभा में आप जिसे एमपी बोलते हैं, जिसे सांसद बोलते हैं, जो चुनकर आते हैं, उनकी सीटों का जो आरक्षण की व्यवस्थाएं की गई है अनुच्छेद 330 में की गई है लोकसभा के लिए। एससी एसटी को आरक्षण की व्यवधान इसमें लिखा गया है, पूरा प्रावधान इसमें है। अनुच्छेद 332 में राज्य विधानमंडल में, 332 में राज्य विधानमंडल में एससी एसटी का प्रावधान है। राज्य विधानमंडल का मतलब ये हुआ कि जो हमारे राज्य की विधानसभा है, उस विधानसभा या विधान परिषद जहाँ चलती हैं, वहाँ राज्य विधानमंडल हो गया पूरा। तो विधानसभा और विधानमंडल एक ही चीज है, कहीं विधानसभाएं हैं, कहीं विधान परिषद है। विधानसभा और विधान परिषद दोनों बन करके राज्य विधानमंडल बनता है। जहाँ विधानसभा है वहाँ एससी एसटी को आरक्षण का प्रावधान 332 में है। विधान परिषद है, वहाँ भी एससी एसटी को प्रावधान है अनुच्छेद 332 में। तो लोकसभा मतलब सेंटर में एससी एसटी को आरक्षण जो दिया गया 330 में, 332 में राज्य विधानमंडल में एससी एसटी को दिया गया। 331 है, उसमें राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करता है, जो वर्तमान में ये 2020 से ये व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, मोदी ने इस व्यवस्था को संसद में खत्म कर दिया गया। पहले 331 में ये लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस मनोनीत करता है। वर्तमान में यह व्यवस्था बंद है, तो 331 में लिखा हुआ है। 333 में राज्यपाल किसी विशेष समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। एक व्यक्ति को, किसी भी समुदाय के व्यक्ति को, जो सामाजिक कार्यकर्ता हो, जो देश का, जो समाज का जो उत्थान करने वाला व्यक्ति हो, उसको नजरअंदाज नहीं करता वो व्यक्ति। राज्यपाल उसे मनोनीत कर देता है। किसमें मनोनीत करेगा? विधानसभा में। तो 330, 332, 31 और 33 ये आरक्षण का प्रावधान आपको पता होना चाहिए। ये 330 के बाद 31 मैंने इसलिए नहीं लिखा कि 332 में राज्य विधानमंडल को एससी एसटी में आरक्षण है, 30 में लोकसभा में है, तो इसलिए 330 और 332 107 एक साथ लिखा है अनुच्छेदों को, और 331 और 333 को इसलिए एक साथ लिखा है कि इनमें लोकसभा में एक में 331 में, तो 333 में विधानसभा में राज्यपाल एक व्यक्ति को मनोनीत करता है, 331 में 2 व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है लोकसभा में। फिर बात आती है 334 की। 334 में आरक्षण का जो व्यवस्था की गई है वो 70 वर्ष तक चली रहेगी, 2020 तक। इसमें कुछ संशोधन करके इसके वर्तमान में आगे 10 साल और बढ़ा दिया गया है। जैसे एंग्लो इंडियंस का जो है मनोनीत करने का 2 वर्ष व्यक्तियों को खत्म कर दिया है संसद में। इस प्रकार का कुछ व्यवधान करके इसमें व्यवस्थाओं को सही कर करके इसको आगामी 10 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया। 335 में प्रशासनिक कार्यकुशलता को ध्यान में रखा जाएगा। प्रशासन की कार्यकुशलता में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, उसके बारे में लिखा हुआ 335 में।
336 और 337 में एंग्लो इंडियंस के संदर्भ में विशेष सुविधाएं दी गई हैं। उससे भाई एंग्लो इंडियंस जो ब्रिटिश भारतीय हैं उसको क्या क्या व्यवस्थाएं या सुविधाएं यहाँ पर भारत देश में देनी है, उसके बारे में 336 और 337 में स्पष्ट रूप से एंग्लो इंडियंस के बारे में लिखा है। कई बार पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियंस के संदर्भ में विशेष प्रावधान किन अनुच्छेदों में पाया जाता है, तो 336 और 337 में प्रावधान इनका मिलता है। अब जैसे ही आरक्षण की व्यवस्थाएं हो चुकी थी, एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो, तो इनके लिए फिर कुछ आयोग बने। अनुच्छेद 338 में एक एससी एसटी आयोग बना और अनुच्छेद 339 में एससी एसटी का विशेष अध्ययन हेतु एक आयोग बनाया गया। तो 338 और 339 दोनों ही एससी और एसटी को विशेष अध्ययन के लिए, और एससी एसटी का एक आयोग बना 38 में, और विशेष अध्ययन उस पर होगा तो 339 में अनुच्छेद में। और अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है, फिर आयोग बना अनुच्छेद 340 के तहत व्यवस्थाएं की गई। अनुच्छेद 341 की बात करें तो राष्ट्रपति किसी भी निम्न जाति को अनुसूचित जाति घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति को एक पावर दी गई अनुच्छेद 341 में कि किसी भी निम्न जाति को अनुसूचित जाति घोषित कर सकता है। एससी एसटी घोषित कर सकता है, अनुसूचित जाति मतलब एससी, आप याद रखें, अनुसूचित जाति जहां आ गई वहां एससी घोषित कर सकता है। 341 में एससी और अनुसूचित जनजाति करेगा वो 342 में राष्ट्रपति करेगा। तो एक राष्ट्रपति को पावर है कि किसी भी एक विशेष समुदाय या किसी भी निम्न जाति के वर्ग को वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में घोषित कर सकता है कि यह वर्ग एससी में होगा या एसटी में होगा। तो जो एससी में करेगा अनुसूचित जाति में अनुच्छेद 341 होगा, एसटी में करेगा अनुच्छेद 342 में जनजाति घोषित कर सकता है। संसद व विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए जो व्यवस्था की गई है, अगर करना है आपको विधानसभा में या संसद में, ये नोट पहला है भाई, पहले नोट में ये लिखा हुआ है कि संसद और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 में परिवर्तन करना होगा। 330 और 332 आपको मैं बता चुका हूं, जो संसद में, लोकसभा में 330 में, 332 में विधानमंडल या फिर राज्यसभा में एससी एसटी को आरक्षण का प्रावधान था, जिसमें महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान 330 और 332 में हम संशोधन कर करके जोड़ सकते हैं। संसद और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए 108वां संविधान संशोधन जो विधेयक है वो संसद में लाया गया, जो पारित नहीं हो सका है। नोट 2 में ये लिखा हुआ है कि संसद में जो विधानसभा और विधान मंडल में जो भी महिलाओं को आरक्षण देने की व्यवस्था की जाए, वो 108वां संविधान संशोधन विधेयक अभी पारित नहीं हो पाया है। 394 इसमें प्रावधान है कि निम्न अनुच्छेद 394, याद रखना आप कि इसमें कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं जो 26 जनवरी 1950 से पहले ही लागू हो गए। अनुच्छेद इसमें लगभग आप कहें कि मूल अधिकार के बारे में या फिर निर्वाचन के बारे में ज्यादातर अनुच्छेद है, फिर नागरिकता के बारे में भी है कुछ। ये 5, 6, 7, 8, 9 ये सब नागरिकता के बारे में लिखा हुआ है। इसके बारे में 60, 324, 66 ये सब निर्वाचन के बारे में लिखे गए हैं। तो ये 391, 92, 93 कुल मिलाकर अनुच्छेद 394 सहित कुल 16 अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 से पहले ही लागू हो गए थे। ये अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, इनको लागू करना देश के लिए, चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए 26 जनवरी 1950 से पहले इन अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। तो कई बार ये अनुच्छेद देकर के एक निम्न में से 26 जनवरी 1950 से पहले लागू नहीं था, तो उसमें एक 5 दे देगा 366, एक 389 और एक दे देगा 381। तो 381 इसमें नहीं था। तो आपको अनुच्छेद ही पता होना चाहिए। 16 अनुच्छेद है, 5, 6, 7, 8, 9 नागरिकता के बारे में 60, 324, 66, 67, 379, 80, 88, 391, 92, 93, 394। ठीक है, ये अनुच्छेद कुछ ऐसे थे जो 26 जनवरी 1950 से पहले लागू हो गए थे। इसमें सबसे प्रमुख नागरिकता और निर्वाचन संबंधी मैं पहले बता चुका हूँ, नागरिकता के बारे में लिखा हुआ है, फिर निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद थे।
कुछ डेफिनेशन, कुछ मैंने इनका डिवाइडेशन किया है कि केंद्र सरकार जो भाग 5 में लिखी हुई है उसमें 52 से और 151 तक अनुच्छेद लिखा हुआ था, 52 से 151 तक। अब इसमें है क्या? कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब राष्ट्रपति और जो भी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में लिखा हुआ है वो कार्यपालिका कहलाती है, जो 52 से और 78 के बीच में लिखी है। संसद, संसद की कार्रवाइयां किस प्रकार से होगी, भाषण क्या होगा, अधिवेशन कैसा होगा, इस प्रकार की सब 79 से 130 के बीच में संसद के बारे में लिखा गया है। न्याय, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अगर बात करूं तो मैं 124 से 147 तक न्याय के बारे में लिखा हुआ है। और कैग, कैग को बोलते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जो 148 से और 151 तक के अनुच्छेदों में इनका प्रावधान है। इन अनुच्छेदों में इनका प्रावधान है, ये भारतीय संसद को सलाह देता है, समितियों की देखरेख करता है, समितियां क्या कार्य कर रही है उसके बारे में कैग का कार्य नियंत्रित करने का है, कंट्रोल करने का है। तो भाग 5 में आपको पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार के बारे में लिखा हुआ है। 52 से 151 तक जो है कार्यपालिका के बारे में, 52 से 151 कुल अनुच्छेदों में कार्यपालिका, 52 से 78 है, संसद 79 से 123 है और न्याय के बारे में 124 से 147 के बारे में लिखा है। नियंत्रण को महालेखा परीक्षक के बारे में, कैग के बारे में 148 से 151 तक लिखा हुआ है। राज्य सरकार जो उससे तुरंत बाद भाग 6 में थी, जिसमें 152 से लेकर के 237 तक अनुच्छेदों में लिखा गया है, जिसमें कार्यपालिका 152 से 167 तक अनुच्छेदों में लिखी गई है और विधानमंडल 168 से लेकर के 213 तक लिखा हुआ है। और न्यायपालिका जो हाईकोर्ट होगा राज्य सरकार के, वो 214 से 237 तक इन अनुच्छेदों के बारे में किस किस प्रकार से इनको निश्चित किया जा सकता है, नियुक्ति किस प्रकार से होगी, इसको वेतन भत्ते क्या होंगे, कार्यकारिणी समिति में कितने लोग होंगे, वो सब जो है न्यायपालिका के बारे में 214 से 237 में लिखा हुआ है, जो संसद करती है, जबकि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, न्याय के न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश। कार्यपालिका जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद आ जाते हैं। विधानमंडल के बारे में आपको बता दें, जिस प्रकार से संसद को देखते हैं, किस प्रकार से चलेगी, किस प्रकार से निर्वाचन होगा उनका, 168 में 223 के बारे में, न्यायपालिका 214 से 237। स्थानीय सरकार भाग 9 में है। भाग 9 में स्थानीय सरकार के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। भाग 9 में स्थानीय सरकार में पहले है पंचायती राज। पंचायती राज में ग्रामीण क्षेत्र में जो है 243 से ए से लेकर 243 ओ तक के अनुच्छेदों में लिखा हुआ है। कितना अनुच्छेद में है भाई? 243 ए से 243 ओ तक। फिर शहरी क्षेत्र में जो निर्वाचन होता है, फिर सरकारें बनती हैं, उसके बारे में 9 का उपभाग बनाया और 9 ए कह सकते हैं उसको। तो 243 ओ तक तो आ गया था, 243 पी से लेकर के जेड पी तक, ठीक है, जेड तक, फिर जेड से वापिस पी तक आता है, ठीक है। सहकारी संस्थाएं 97 संशोधन द्वारा जोड़ा गया। सहकारी संस्थाएं जो जोड़ी गई थी शहरी भागों में, उस 97वां संशोधन हुआ, उसमें जोड़ा गया। भाग 9 बी में जोड़ा गया उसको, सहकारी संस्थाओं को, और जेड एच से लेकर के 243 से जेड टी तक जोड़ा गया है। इस प्रकार से पंचायती राज का कुछ डिवाइडेशन आपने पढ़ा। इस प्रकार से आज की क्लास में इतना ही। अपन आगामी क्लास में इससे आगे की यात्रा को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।